गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु की घंटी ए वर्क फॉर सोसाइटी में एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। हम सभी जो आगामी जेपीएससी की जेट परीक्षा होने वाली है या पीजीटी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होने वाली है, टीजीटी की एग्ज़ाम्स होने वाली है या बिहार के लिए जो स्टेट की एग्ज़ाम होने वाली है या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स जो मेरा पेपर है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस यानी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत की जब हम बात करते हैं उसमें हम लोग आईसी एनालिसिस यानी जिसको आप लोग कहते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण, इस टॉपिक पर हम लोग थे। और हम लोग अपनी पूर्व की कक्षाओं में हमने आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव हमने देख लिया है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कीमत प्रभाव। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप प्रत्येक वीडियो को बारी बारी से और अंत तक देखें, पूरा देखें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आ पाएगा। अन्यथा आपको कोई भी टॉपिक अच्छी से समझ में नहीं आएगा और आपके एग्जामिनेशंस में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, चाहे आप किसी भी तरह के पीजीटी, टीजीटी या आपका यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी आगामी जेपीएससी ने जेट का भी नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, वो जेट का एग्जामिनेशन लेगा यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि लेक्चरशिप के लिए होती है, कॉलेज में प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए जेट की एग्जाम आयोजित की जा रही है। या आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स आपका विषय है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। ओके, तो कीमत प्रभाव, आप सभी जानते हैं कि हमने एक तालिका बनाया था जिसमें कि अगर उपभोक्ता के उपभोक्ता संतुलन में परिवर्तन होता है, अगर उपभोक्ता के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में परिवर्तन होता है, तो वह उसके कारण उपभोक्ता के जो उपभोक्ता संतुलन में परिवर्तन होने से कई तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। उनमें से एक है कीमत प्रभाव। तो कीमत प्रभाव जब भी होगा तो ये चीज आप लोग एक बार ध्यान देंगे, कीमत प्रभाव जब भी होगा तो जो मेरा मौद्रिक आय होगा, मौद्रिक आय जो होगा वो स्थिर रहेगा, यानी मॉनेटरी इनकम में कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए। फिर वस्तु की जो कीमत होगा उसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है, वास्तविक आय जो होगा यानी रियल इनकम जो होगा वो उसमें क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। ध्यान दीजिए, कीमत प्रभाव की जब भी बात करेंगे तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहती है, कीमत में परिवर्तन होता है और इसके कारण वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है और इसके कारण उपभोक्ता संतुलन में जो बदलाव आता है उसके कारण कीमत प्रभाव की उत्पत्ति होती है। तो यहां ध्यान देंगे, हम लोग एक एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से हम कीमत प्रभाव के बारे में एक डेफिनेशन हम लोग जो देखते हैं, बेसिकली सामान्यतः जो हम लोग परिभाषा के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। उपभोक्ता की मौद्रिक आय के स्थिर रहने पर, ध्यान दीजिए, एवं एक वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर
दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से संतुष्टि स्तर में जो परिवर्तन होता है उसे ही कीमत प्रभाव कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कीमत प्रभाव कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कीमत प्रभाव कहते हैं। और उन सभी संतुष्टि स्तर या जिसको हम लोग कहेंगे उपभोक्ता संतुलन को मिलाने वाली रेखा कीमत उपभोग वक्र या पीसीसी कहलाती है। अब यहां देखिए, ये तो एक सिंपल हम आप सबों के बीच एक डेफिनेशन हम लोग रखने का प्रयास किए, जिसमें हम लोग देख रहे हैं उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहने पर, यानी मॉनेटरी इनकम रिमेन कांस्टेंट और प्राइस ऑफ वाई रिमेन कांस्टेंट, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स क्या होती है? संतुष्टि स्तर में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग कीमत प्रभाव कहते हैं। और उन सभी संतुष्टि स्तर या उपभोक्ता संतुलन को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस कंजम्पशन कर्व, यानी पीसीसी अगर हम लोग लिखे हैं तो इसका फुल फॉर्म है प्राइस कंजम्पशन कर्व। ओके, अब देखिए, एक हम लोग कर्व बनाकर देखते हैं। यहां है मेरा गुड्स एक्स, यहां है मेरा गुड्स वाई, ठीक है। अब देखिए, ये मान लीजिए मेरा शुरुआत में मेरा बजट रेखा है। मेरा बजट रेखा क्या है? ए बी है, ए बी है। और उपभोक्ता एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से बजट रेखा जो है इस तरह से बदल जाता है, यानी ये A1 और ये A2 हो जाता है। ये मेरा IC1 है, IC2 है और IC3 है। ये जो मेरा पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ये तीनों ही पॉइंट का नाम है, ये P है, ये P1 है और ये P2 है। ओके, अब देखिए, ये मेरा एम है, ये जो पॉइंट ये एम है, ये पॉइंट M1 है और ये M2 है। ये जो मेरा पॉइंट है ये N है, ये N1 है और ये N2 है। अब देखते क्या है, हो क्या रहा है यहां देखिए, ये जो उपभोक्ता का मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ एक्स क्या हो गया? कम हो गया, फॉल हो गया। इसके कारण जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाएगा तो उपभोक्ता का रियल इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक आय,
ये जो वास्तविक आय जो है ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी प्राइस ऑफ X1 में कमी होने से वास्तविक आय क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर प्राइस ऑफ X बढ़ जाएगा तो वास्तविक आय क्या होगा, कम हो जाएगा। यह ध्यान देंगे, अगर प्राइस ऑफ X में कमी होगा तो रियल इनकम बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस ऑफ X बढ़ जाने पर वास्तविक आय घट जाएगा। हालांकि उसके पास जो मौद्रिक आय है यह क्या है, स्थिर है, ठीक है। लेकिन वास्तविक आय में कमी और वैसी होने के कारण, या कमी और अधिक होने के कारण, वृद्धि और कमी होने के कारण क्या होगा, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसमें परिवर्तन आएगा। यदि वास्तविक आय बढ़ जाएगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल में क्या होगी, वृद्धि होगी, और वह अब पहले से यानी IC1 से कौन से उदासीनता वक्र पर जाने की प्रवृत्ति होगी, IC2 की ओर होगी। और अगर इसके बाद भी अगर कीमत में कमी आती है तो IC2 से उपभोक्ता की प्रवृत्ति किधर जाने की रहेगी, IC3 की ओर होगी, क्योंकि उपभोक्ता की सेटिस्फेक्शन लेवल में वृद्धि होगी और चूंकि उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हुई है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही X वस्तु की कीमत में कमी होती है, उपभोक्ता का बजट रेखा AB से बदलकर A1B हो जाता है। इसके कारण उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या हो जाता है, P से बदलकर क्या हो जाता है, P1 हो जाता है। ध्यान देंगे, P से बदलकर क्या हो जाता है, P1 हो जाता है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं, यदि और प्राइस में कमी आती है तो उपभोक्ता का बजट रेखा A1B से बदलकर A2B हो जाता है, जिसके कारण उपभोक्ता का संतुलन बिंदु P1 से बदलकर P2 हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इस जगह पर क्या हो रहा है, IC वक्र कीमत रेखा को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, और उस बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर क्या है, IC रेखा क्या है, उत्तल है, मूल बिंदु के उत्तल है। क्लियर है। अब देखिए, यानी P से P1 और P2 जाना क्या है, कीमत प्रभाव है। अब देखिए, चूंकि X वस्तु की कीमत में कमी हुई है तो उपभोक्ता पहले OM मात्रा खरीद रहा था, जो बदलकर OM1 हो जाता है और जो आगे बदलकर OM2 हो जाता है। यानी X की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहां X की मात्रा बढ़ रही है तो Y की जो मात्रा वो खरीद रहा है, उसमें लगातार क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो फिर से ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं जैसे ही X वस्तु की कीमत में कमी आता है तो क्या होता है, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु बदलता है, और इसके कारण क्या होती है, उपभोक्ता X की मात्रा बढ़ाता है, जबकि Y की मात्रा में क्या होती है, कमी आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपभोक्ता का मॉनेटरी इनकम क्या है, स्थिर है, और उपभोक्ता को उसी स्थिर आय से ही दोनों वस्तु की स्थिर आय से दोनों वस्तु को क्या करना है, खरीदना है। चूंकि X वस्तु की कीमत कमी हुआ है, इसलिए क्या होगा, X वस्तु उपभोक्ता को सापेक्षतया क्या लगेगा, X वस्तु की जो कीमत है वो क्या लगेगा, उपभोक्ता को सापेक्षतया कम महसूस लगेगा,
इसीलिए वह क्या करेगा, एक्स वस्तु की मात्रा क्या करेगा, एक्स वस्तु की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, और यह भी जानते हैं सामान्यतः यही पाया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में अगर कमी आता है तो उसकी मांगी गई मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और इसीलिए उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जैसे ही एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है, उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर बदलता है, या आप कहेंगे उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या होता है, परिवर्तित होता है। इसलिए उन सभी बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होता है उसी को हम लोग कीमत उपभोग वक्र या पीसीसी कहते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी आप कह सकते हैं कीमत उपभोग वक्र क्या बतलाता है, कीमत प्रभाव को बतलाता है। यह भी ध्यान दीजिएगा, कीमत उपभोग यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या बतलाता है, इट शोज द प्राइस इफेक्ट, यानी कीमत प्रभाव को बतलाता है। यह भी बतलाता है कीमत उपभोग क्या बतलाता है, यह भी बतलाता है कि उपभोक्ता एक्स की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता उसकी उपभोग में किस प्रकार परिवर्तन लाता है। अब ध्यान दीजिए, यानी कीमत उपभोग वक्र न केवल कीमत प्रभाव को बतलाता है, बल्कि यह भी बतलाता है कि एक्स की कीमत में परिवर्तन होने से एक्स का उपभोग में क्या परिवर्तन होता है। ओके, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट बातों को जो मैं हाईलाइट करता हूं उसको आप लोग ध्यान देते जाएंगे। तो हम लोग अभी तक कीमत प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, और उसके बाद हम लोग कीमत प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोग कीमत उपभोग वक्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, यदि वस्तुएं सामान्य हैं तो कीमत उपभोग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। यानी अभी आप लोग देखे होंगे, अगर उपभोक्ता वस्तुएं सामान्य है तो आप देख रहे होंगे ये इस तरह का पीसीसी दिखाई पड़ रहा है, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई, जिसे हम लोग कहेंगे ऋणात्मक ढाल वाला, या जिसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव स्लोप वाला पीसीसी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी एक नया चीज हम लोग देखें, यदि वस्तुएं सामान्य हैं तो कीमत उपभोग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है, या ऋणात्मक ढाल वाला होता है, या नेगेटिवली स्लोप होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस, देखते हैं
यदि वस्तुएं पूरक या संयुक्त वस्तुएं हैं, यानी वस्तुएं क्या हैं, सप्लीमेंट्री या जॉइंट गुड्स हैं, तब ऐसी स्थिति में प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसा होगा, इसके बारे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। यहां है गुड्स एक्स और यहां है गुड्स वाई, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स में कमी आता है तो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु P से बदलकर P1 और P2 हो जाता है। यानी हमारा जो P से P1 और P2 जाना मेरा क्या है, कीमत प्रभाव है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं, चूंकि X और Y वस्तु कैसी वस्तु हैं, पूरक वस्तु हैं, और पूरक वस्तु में ध्यान दीजिएगा, हम एक वस्तु की कीमत में अगर कमी आता है और अगर हम इसका डिमांड बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरे वस्तु का भी डिमांड बढ़ाना होगा, क्योंकि पूरक वस्तु किसे कहा जाता है, वैसी वस्तुएं पूरक वस्तु कहलाती हैं जो दोनों मिलकर किसी एक आवश्यकता विशेष की संतुष्टि को पूरा करते हैं। यानी जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स में कमी आता है तो हम एक्स की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमें वाई की भी मात्रा बढ़ानी होगी, क्योंकि दोनों मिलकर ही किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि को पूरा करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे ही यहां हम देख रहे हैं एक्स की मात्रा बढ़ा रहे हैं, देखिए एक्स की मात्रा बढ़ाएं, एक्स की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाई की मात्रा भी बढ़ रही है। ओके, इसलिए पीसीसी रेखा, तो यहां हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, यदि वस्तुएं पूरक होती हैं, यदि वस्तुएं पूरक होती हैं तो पीसीसी वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। यानी इसका स्लोप क्या होता है, धनात्मक ढाल वाला होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर वस्तुएं, यदि वस्तुएं क्या हो, प्रतिस्थापक, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, अगर ऐसी हो तब पीसीसी रेखा कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए, पूरक प्रतिस्थापक वस्तु किसको कहते हैं, यानी वैसी वस्तुएं प्रतिस्थापक वस्तु कहलाती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं, जिनका प्रयोग एक के बदले दूसरे का किया जाता है। यानी एक की आवश्यकता की, एक वस्तु की आवश्यकता की जो संतुष्टि है वो दूसरे वस्तु के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो एक्स वस्तु का कीमत कम हो रहा है तो हम एक्स वस्तु का डिमांड को बढ़ाएंगे, यानी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, y की जगह x को प्रतिस्थापित करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, y की जगह x को प्रतिस्थापित करेंगे। इसलिए देखिए, y की जो मात्रा है वो स्थिर है, वो कांस्टेंट है, जबकि x की मात्रा लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए आप देखिए, मेरा जो पीसीसी रेखा है वो क्या है,
पीसीसी रेखा मेरा कैसा है, एक्स अक्ष के समानांतर है, एक सीधी रेखा है। और यहां ध्यान दीजिएगा, पीसीसी किसके समानांतर होगा, जिस वस्तु की कीमत में कमी होगा उसी अक्ष के समानांतर होगा, उसी अक्ष के समानांतर होता है। यानी यहां एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो रहा है और हम एक्स वस्तु को किस में लिए हैं, एक्स एक्सिस में लिए हैं, और वाई वस्तु को किस में लिए हैं, वाई एक्सिस में लिए हैं। इसीलिए किसके समानांतर हैगा, जिस वस्तु के कीमत में कमी होगा और उसको जिस अक्ष में हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं उसी के समानांतर होगा। यह भी इंपॉर्टेंट बात को आप ध्यान देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं, यदि वस्तु गिफिन हो, यदि वस्तु गिफिन हो, है ना, गिफिन वस्तु की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी गिफिन वस्तु की अगर कीमत में कमी आती है तो उसका डिमांड भी कम हो जाता है, और अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। यही गिफिन वस्तु का क्या है, विशेषता है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग देखते हैं गिफिन वस्तु के केस में पीसीसी रेखा कैसा होगा। देखिए, एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने से मेरा बजट रेखा ए बी से बदलकर A1B और A2B होता है। तो क्या होगा, चूंकि एक्स वस्तु गिफिन है, हम यहां एक्स वस्तु को गिफिन मान रहे हैं और उससे हम लोग एक्स एक्सिस में, और वाई वस्तु को हम लोग, गुड्स वाई को हम लोग वाई एक्सिस में लिए हैं, तो मेरा जो पीसीसी रेखा होगा ये इस तरह से पीछे की ओर मुड़ता हुआ होगा। यानी जैसे जैसे एक्स की प्राइस में कमी होगी, एक्स का जो डिमांड है उसमें भी कमी आएगा। ओके, इसीलिए पीसीसी रेखा मेरा वाई अक्ष की ओर झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर वस्तु गिफिन वस्तु हो तो पीसीसी किस तरह से होगी, वो आप दिखाई पड़ रहा होगा, वाई अक्ष की ओर झुकता हुआ होगा। यानी जिस वस्तु की कीमत में कमी हुई है और उसे हम लोग जिस अक्ष में दिखा रहे हैं उसकी तुलना में वो दूसरे अक्ष की ओर पीसीसी रेखा झुकता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग सभी तरह के पीसीसी रेखा को हम लोग एक ही जगह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, आप सभी पीसीसी रेखा को हम लोग एक ही जगह दिखा करके हम लोग इसको याद करने के लिए कर सकते हैं। ये एक पीसीसी 1 नाम देते हैं, ये पीसीसी 2 नाम देते हैं, इसको हम लोग पीसीसी 3 नाम देते हैं और इसको पीसीसी 4 नाम देते हैं। अब देखिए, ये जो पीसीसी है, ये जब वस्तुएं क्या होंगी, सामान्य वस्तु होगा, तब मेरा पीसीसी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। जब वस्तु प्रतिस्थापक होंगे तब ये कैसा होगा, पीसीसी मेरा पीसीसी 2 की तरफ होगा, और जब वस्तुएं पूरक हों तब पीसीसी क्या होगा, पीसीसी 3 की तरह होगा, यानी बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई होगी। और जब वस्तु गिफिन वस्तु हो, जब वस्तु गिफिन वस्तु हो तो पीसीसी मेरा किस तरह होगा, इस पीसीसी 4 की तरह होगा, यानी वाई अक्ष की ओर झुकता हुआ होगा। तो आप इसे एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब हम लोग पीसीसी रेखा से डिमांड कर्व हम लोग डिराइव करते हैं। यानी कभी भी प्रश्न आएगा पीसीसी वक्र से क्या होती है, डिमांड कर्व या मांग वक्र की व्युत्पत्ति हम लोग देखने जा रहे हैं। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी डिमांड कर्व की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति किससे होती है, पीसीसी वक्र से होती है। इसे आप लोग ध्यान देंगे।
देखिए, हम लोग यहां दो रेखा चित्र बनाएंगे। यहां हम लोग लिए हैं गुड्स एक्स और इस वाई एक्सिस में लिए हैं गुड्स वाई। यहां लिए हैं हम लोग गुड्स एक्स और यहां लिए हैं हम लोग प्राइस ऑफ एक्स। ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा पीसीसी रेखा है और ये मेरा उदासीनता वक्र है IC1, IC2 और ये IC3 है। ओके, ये सभी मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इन सभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को, सभी उपभोक्ता संतुलन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्ति होती है उसे ही हम लोग पीसीसी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये M और ये N, यानी जब उपभोक्ता इस बिंदु पर संतुलन में होती है, P बिंदु पर संतुलन में होती है, जब उपभोक्ता इस P बिंदु पर संतुलन में है, तब क्या देखते हैं, X की वो OM मात्रा और Y की ON मात्रा ले रहा है। यानी अगर मान लेते हैं यहां ये मेरा OP प्राइस है, तो इस OP प्राइस पर हमारा देख रहे हैं ये मेरा OM मात्रा वो खरीद रहा है। जैसे ही प्राइस OP से घटकर OP1 हो जाती है तो उपभोक्ता का बजट रेखा बदलकर ये वाला हो जाता है और उपभोक्ता का संतुलन बिंदु बदलकर ये वाला पॉइंट हो जाता है। इसके कारण हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता M1 मात्रा खरीदने लगता है, OM1 मात्रा खरीदने लगता है और उसकी प्राइस घट गई है, यानी OP1 मान लीजिए हो गई है। यदि और प्राइस कीमत में कमी आती है X की कीमत में, तो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु बदलकर ये वाला हो जाता है, या मान लीजिए इसको E1 नाम देते हैं या E3 नाम देते हैं। तो हम देखते हैं कि उपभोक्ता X वस्तु की मात्रा बढ़ाकर क्या कर देता है, OM2 कर देता है, यहां से यहां तक आ जाता है। तो OP3 प्राइस पर वो क्या करता है, OM2 मात्रा खरीदता है। तो ये जो मेरा दिखाई पड़ रहा है, वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के जो संबंध बतलाती है, वस्तु की कीमत एक दिए हुए होने पर वो कितनी वस्तु की मांग कर रही है, उसके जो हमको पॉइंट प्राप्ति होती है, उन सभी पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे तो हमें क्या मिलती है, डिमांड कर्व मिल जाता है। तो देख लीजिए, पीसीसी रेखा हमें क्या बतलाता है, एक्स की कीमत में कमी होने से एक्स की उपभोग में जो परिवर्तन आता है, चेंजेज आता है, उसको बतलाने वाला रेखा ही मेरा पीसीसी कर्व है। और डिमांड कर्व भी क्या बतलाता है, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा यानी उपभोग की मात्रा को बतलाने वाला को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पीसीसी रेखा के आधार पर हम वस्तु की कीमत अलग अलग होने पर उसकी उपभोग की मात्रा या डिमांड की मात्रा क्या होती है उसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पीसीसी रेखा से हम लोग डिमांड कर्व को प्रदर्शित कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि पीसीसी और डिमांड कर्व में क्या थोड़ा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। डिमांड कर्व जो है केवल यह बतलाता है, डिमांड कर्व केवल बतलाता है वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को बतलाता है। यानी वस्तु की कीमत दिए हुए होने पर वो उसकी कितनी मात्रा का मांग करेगा उसी को बतलाता है डिमांड कर्व। ओके, ठीक है। लेकिन डिमांड कर्व कभी भी ये नहीं बतलाता है कि उपभोक्ता
कि आय की मात्रा कितना है। केवल इतना बतलाता है कि उपभोक्ता की आय क्या रहती है, स्थिर रहती है। यानी डिमांड कर्व सिर्फ इतना बतलाता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, यह कभी नहीं बतलाता है उपभोक्ता की आय का मात्रा कितना है। साइज ऑफ इन कंज्यूमर्स इनकम के बारे में नहीं बतलाता है, सिर्फ इतना बतलाता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। ठीक है, जबकि पीसीसी रेखा क्या बतलाता है, पीसीसी वक्र यह बतलाता है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा को खरीदने के पश्चात, उपभोक्ता द्वारा एक्स की मात्रा को खरीदने के पश्चात उसके पास कितना आय बचा हुआ है उसे भी बतलाता है। तो ध्यान दीजिए, यह चीज डिमांड कर्व नहीं बतलाता है। पीसीसी वक्र क्या बतलाता है, उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा को खरीदता है, इसके पश्चात उसके पास कितनी आय बचा हुआ है यह भी बतलाता है। यानी साइज ऑफ कंज्यूमर्स इनकम के बारे में भी पीसीसी रेखा बतलाता है, जबकि मांग रेखा या मांग वक्र यह नहीं बतलाता है कि कंज्यूमर्स इनकम साइज कितना है, केवल वह यही बतलाता है कि उपभोक्ता की आय सदैव स्थिर रहती है और स्थिर रहने पर एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने से वो कितनी मात्रा वो खरीदता है, कीमत और मात्रा के बीच संबंध को केवल मांग वक्र दिखाता है। जबकि पीसीसी रेखा यह बतलाता है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु की कीमत दिए हुए होने पर वह कितनी मात्रा खरीद रहा है और साथ ही साथ उसके पास आय की कितनी मात्रा बची हुई है वह भी पीसीसी रेखा बतलाता है। तो आप सभी इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पीसीसी वक्र, ध्यान दीजिएगा, पीसीसी वक्र न केवल यह बतलाता है कि वस्तु की कीमत होने से उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर में कितना परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से उपभोक्ता संतुलन बदल रहा है, प्राइस इफेक्ट कितना है, यही नहीं बतलाता है बल्कि यह भी बतलाता है कि कुल व्यय के बारे भी बतलाता है। ध्यान दीजिएगा। ओके, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो हम थोड़ा सा डिमांड कर डीडी और पीसीसी वक्र में थोड़ा सा डिफरेंस बताने का प्रयास आप लोगों को किए हैं, तो आप सभी इस पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और ध्यान देंगे। तो आज हम लोग पीसीसी प्राइस इफेक्ट, हम लोग आज क्या क्या देखे हैं, आपको प्राइस इफेक्ट देखें और पीपीसी वक्र देखें और पीपीसी वक्र से हम लोग डिमांड कर्व का डेराइव भी किए और थोड़ी सी पीसीसी और डिमांड कर्व में थोड़ी सी अंतर करने का प्रयास किए हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और आप इसको नोट्स बना लें और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखें कि अगर वस्तु की प्रकृति अलग अलग हो या नॉर्मल गुड्स हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट गुड्स हो या गिफिन गुड्स हो, तो ऐसी स्थिति में पीसीसी वक्र कैसा होता है, सॉरी यहां पीसीसी लिखना था, पीसीसी नॉट पीपीसी, पीसीसी। तो पीसीसी वक्र कैसा होता है वस्तु की प्रकृति बदलने पर, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। एक चीज और ध्यान देंगे कि कीमत प्रभाव सामान्यतः क्या होता है,
ऋणात्मक होता है। ये भी चीज ध्यान देंगे, कीमत प्रभाव सामान्यतः ऋणात्मक होता है, यानी किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी मांगी गई मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, और कीमत में वृद्धि होने से मांगी गई मात्रा में कमी होता है। यानी कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच कैसा संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक या उल्टा संबंध पाया जाता है। और इसी कारण क्या होता है, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, सामान्यतः नेगेटिव होता है, इसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। तो यहां तक आप सभी अच्छी तरह से ध्यान दे लेंगे, देखेंगे, वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो है किस तरह से प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट और सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी प्राइस इफेक्ट क्या है, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जॉइंट है, संयुक्त रूप है, या उसी का क्या है। यानी हम लोग कह सकते हैं कीमत प्रभाव को दो भागों में बांटा जा सकता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और याद कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जोहार, धन्यवाद।